अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने लगे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लास्ट टॉपिक में पढ़कर आए थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और अब उससे थोड़ी सी जरा एडवांस थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो स्टूडेंट्स नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहता हूं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। और ये हमारी बुक का 32nd लेक्चर है, जबकि लेक्चर है ये 10th इस चैप्टर नंबर 3 का। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका ऐसे ही आंसर कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि थ्योरी लिखो, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को बजाय क्वेश्चन बनाने के इनको हेडिंग्स के तौर पर लेके चलना, और इस तरह से आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर व्हाई डज वीबीटी इज सुपीरियर ओवर द वेसापर थ्योरी, ये एक क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने इसको विदाउट क्वेश्चन बनाना है तो आप बस ये लिख देंगे वीबीटी सुपीरियर ओवर द वेसापर थ्योरी, काम खत्म। अच्छा जी, अब इसका आंसर क्या है, सवाल पहले समझ लो। सवाल ये कहता है कि हमने जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर बहुत सारी शेप्स का जिक्र था, जिसका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, उससे बेहतर है वीबीटी। ऐसा क्यों है? तो जवाब देखो क्या लिखता है। जवाब ये कहता है द वेसापर थ्योरी मॉडल एक्सप्लेन्स द शेप्स, यानी ये शक्लों के बारे में बताती है ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। लेकिन बॉन्ड बनता कैसे है ये नहीं बताती। कौन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जबकि इसके मुकाबले में द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स बोथ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी आपको यहां पर दोनों चीजें मिलेंगी। शेप तो मिलेंगी ही जैसे लास्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती थी, लेकिन इस थ्योरी के जरिए से हम मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। यानी वेसापर थ्योरी में हमने कहीं यह नहीं पढ़ा था कि कोई बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का कोई सिग्मा नाम है या पाई बॉन्ड का नेम है। लेकिन अब आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा मजीद। VBT डिस्क्राइब्स अ कोवलेंट बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ये मैंने आपको पिछली थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था, दोबारा बताता हूं। देखो, एक एटम दूसरे एटम के जब करीब आता है तो वो उसके अंदर जा सकता है। एटम की कोई खास बाउंड्री नहीं होती जो उसको रोक लेंगे आपस में। तो ये जो अंदर, यानी एक एटम का एक पार्ट या कोई ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ चला जाए, अंदर चला जाए, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जबकि इससे पहले जब लीविस कॉन्सेप्ट था तो उस कॉन्सेप्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था। तो शेयरिंग वाले कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा समझ लो कि ये एक मॉडर्न स्टाइल है जिसका नाम ओवरलैपिंग है। ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम विद अ सिमिलर एनर्जी। अभी ये बात आपको समझ नहीं आएगी, फिलहाल अभी इसको अपने दिमाग में रखो कि एक जैसी एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल, एक एटम के ऑर्बिटल और वैसे ही एनर्जी रखने वाले दूसरे एटम के ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं तो फिर बनता है बॉन्ड। तो बहरहाल ये कैसे बनेगा इसके बारे में मजीद आगे चलकर ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन लिया। फिर उसके बाद आता है व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोस्टुलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पर पूरी थ्योरी की बेस होती है कि थ्योरी किन चीजों के साथ या किन पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करेगी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को। तो वो हमने पढ़ा था लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। बिल्कुल अब उसी जैसे पोस्टुलेट्स इस थ्योरी के मुताबिक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स है वो बड़े सादा से हैं। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स ओवरलैप। ये बात मैं अभी बढ़ाते हुए समझाऊंगा। अभी समझ लो कि बस दो ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल अगर भूल गए हो तो एस है। एक एटम का एस दूसरे एटम के एस के साथ मिल रहा है। एक एस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों मिलेंगे तो पेयर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी आएगा। या एस पी के साथ मिल सकते हैं या पी पी के साथ मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है ग्रेटर द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म्ड। यानी जितना ज्यादा ओवरलैप होगा, अगर एटम यहां पर आकर रुक गए हैं ओवरलैपिंग कम है, अगर ज्यादा आगे चले गए हैं और ज्यादा चले गए हैं तो बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट याद करो। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और एटम का जो
बनना है, यानी एटम का एटम के साथ जो बॉन्ड का बनना है वो बॉन्ड इंतहाई ताकतवर होगा। तो बहरहाल ये वाली बात समझ में आ गई। लास्ट कहता है द कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, इसमें खास डायरेक्शन होती है। देखो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के हिसाब से समझाता हूँ, आगे चलकर हम बहुत सी डायरेक्शन का जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन अभी आप फिलहाल ये समझो कि देखो आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड में एक आयन है, इसका चार्ज है फॉर एग्जांपल पॉजिटिव। अब इसके पास दूसरा एक और एटम आता है या आयन की फॉर्म में आता है, उस पर चार्ज है नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, कहां से करेगा, यहां से कर लेगा। और अगर वो आकर यहां से मिलना चाहे तो यहां से मिल सकता है, इधर से मिल सकता है, इधर से भी मिल सकता है, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, आगे से, यानी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आयनिक बॉन्ड बनते हुए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हुए बाकायदा तौर पर एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। यानी एटम एटम के पास आ सकता है इसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और जो एक्स एक्सिस पर आ सकते हैं वो एक्स एक्सिस पर ही होंगे, और जो वाई एक्सिस पर आ सकते हैं वो वाई एक्सिस पर ही मिलेंगे और जी एक्सिस पर, इसके अलावा अपनी मर्जी नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग का नतीजा होती है। ठीक है, इसके बारे में भी जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा वैसे वैसे आपको ये सारे पोस्टुलेट्स अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और आखिर में एक बात और लिखता है, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन घुमाओ, सिम्त, कुछ भी कह लो, एंड द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो आमने सामने से एक्स एक्सिस पर मिल सकते हैं वो ऑर्बिटल भी खास हैं, सारे ऑर्बिटल आकर इस एक्सिस पर नहीं मिल सकते, कुछ ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर ही आपस में ओवरलैप करेंगे। तो वो भी यही कहता है कि ओवरलैपिंग की जो ये डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन डिपेंड करेगी कि कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं उस ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो ये बहरहाल एक थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें हमने ये सीखा कि जो वीबीटी है वो बेसिक किन पॉइंट्स के साथ चल रही है। अब आगे चलते हैं, अब देखिएगा ये आसान होती जाएगी। जो बातें अब तक हमने सीखी हैं ये मैं इस तरह से लिखता हूं कि हमें एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होता है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि किताब पहले समझाती है और फिर उसके बाद एग्जाम्पल ज्यादातर कोट करती है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किताब वाला भी रहे लेकिन एग्जाम वाला भी बन जाए ताकि आप एग्जाम में ऐसा लिख सको। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस थ्योरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो ये है जी, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, देखो बेटा दो किस्म के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, दो एटम आए और आपस में जुड़ गए और उनके दरमियान एक ही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना तो उसका नाम सिग्मा ही होगा, ये आसान बात है। और अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन में तीन बॉन्ड बनते हैं, तो एक बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा, तीसरा बॉन्ड भी अगर होगा तो पाई होगा। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है या वो हमेशा पहले ही बनेगा अगर पाई बॉन्ड बनने हैं तो। इन बातों के बारे में भी मजीद खुलासा करते हैं। देखो सपोज करो कि वो कहता है द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग, इसे लीनियर ओवरलैप कह लो, इसे हेड ऑन ओवरलैप कह लो, इसको हेड ऑन अप्रोच कह लो, ये डिफरेंट नेम से आता है। अब लीनियर ओवरलैपिंग का मतलब आप ये तस्वर कर लो कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये आकर ऐसे टकराए, हमें पढ़ा है, अगर किसी को याद नहीं आ रहा या वो भूल गया है या फिर उसने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, किसके बारे में, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, तो वो टॉपिक जरूर सर्च करें। मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स उमैर खान लिख दें या उमैर खान अकेडमी लिखें, यूट्यूब पर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो, क्योंकि उसके बगैर अगर शेप समझ नहीं आएगी तो फिर आपको ऑर्बिटल के बारे में पता नहीं लगेगा। जैसे ये ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, पी एक्स, तो पी एक्स एक एटम का है, ये पी एक्स दूसरे एटम का है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो करीब आने पर जो ओवरलैपिंग होगी इसे कहेंगे लीनियर ओवरलैपिंग, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने ओवरलैपिंग कर दी गई है। अगर इस एटम ने एक और ओवरलैपिंग भी करनी है तो पी एक्स तो चल नहीं तो ओवरलैपिंग कर ली, पी एक्स ने पी एक्स के साथ कर ली, तो फिर उसके बाद हो सकता है वहां पर पी जी मौजूद हो, तो एक एटम का पीजी दूसरे एटम के पीजी के साथ ओवरलैप कर सकता है, और अगर पी वाई ने पी वाई के साथ ओवरलैप करना है तो वो भी कर सकता है। लेकिन देखो चाहे पी वाई हो या पी जी हो, इन दोनों की ओवरलैपिंग ऐसे
साइडवेज होगी, साइड टू साइड होगी, पैरेलल भी बोलते हैं इसको। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग है और ये लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैप है। ठीक है, तो ये आपने दो ओवरलैप याद करने हैं। लीनियर ऐसे होगा सीधा और पैरेलल ऐसे होगा। लीनियर जब भी होगा ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा और जब भी पैरेलल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड ही बनेगा। मैं आपको इसकी 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन अभी बिल्कुल चाह रहा हूं कि सिंपल सिंपल से शुरू करूं ताकि आपको आगे चलते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए। तो देखो भाई, अब वो कहता है, जैसे हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, अंडरलाइन कर लो उसको अपने पास बुक में, हाईलाइट कर लो कि हेड ऑन या फिर लीनियर ओवरलैप का नतीजा होता है जब लीनियर ओवरलैप होता है। ठीक है, जब आमने सामने से ओवरलैप होता है। आगे है जी, ओवरलैप किसके दरमियान होगा? टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग विद द न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसमें दो किस्म के अल्फाज आ रहे हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसके बारे में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत दफा पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी समझाऊंगा यहां पर जब एग्जांपल कोट करूंगा। और दूसरा एग्जाम नाम आ रहा है न्यूक्लियर एक्सिस। ये न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि आपके पास दो एटम हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस एटम का भी न्यूक्लियस होगा, इस एटम का भी न्यूक्लियस होगा। इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन का नाम न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है जी, ये मैं भी बताता हूं आपको। आगे चलो, अब एक और पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं और वो ये है कि एस एंड पी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स बाय हेड ऑन ओवरलैप। यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एस भी काम आ सकता है और पहला पी भी। ये पहला पी से क्या मुराद है ये भी बताते हैं अभी आपको। कुछ चीजें छोड़ इसलिए रहा हूं कि अभी हम जस्ट थोड़ा सा इसको रीड कर कर एक बेस बना रहे हैं, फिर उस बेसिस को समझेंगे और आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, अब यहां पर लिखता है टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड के बारे में, क्योंकि अभी हमने सिग्मा बॉन्ड को ही डिफाइन किया है। पाई बॉन्ड तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन बुक ने सिग्मा बॉन्ड को भी डिफाइन किया है। देखो क्या लिखता है। देखो, सबसे पहले मैंने जरा इसको क्या किया है, एक टेबल की फॉर्म में बनाया है ताकि आपको झटपट समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है एस एस ओवरलैप। इस एस एस ओवरलैप को यहां पर भी देखो, ये आपके पास एस एक हाइड्रोजन का और एस एक हाइड्रोजन का। ये वाली बात तो सबको पता ही होगी कि एस की शेप स्फेरिकल होती है, इसलिए हमने इसको गोल बनाया है और ये भी गोल बनाया है। ठीक है, अब ये दोनों एस यानी ये दोनों एस एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या हुआ है और आपको वो जो पुरानी बातें हैं थोड़ी सी जो थोड़ी परेशान कर रही हैं वो 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी। देखो, आप यूं सोचो, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन आप समझ लो यहां पर भी है, यहां पर भी है। ये लाइन फर्जी लाइन है, लेकिन इस लाइन की खासियत ये है कि ये दो न्यूक्लियाई को, यहां पर देखो, ये दो न्यूक्लियाई को जोड़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये कहलाएगी न्यूक्लियर एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, द एक्सिस which join the two nuclei of bonded atoms called nuclear axis। अब न्यूक्लियर एक्सिस पर हुआ है ये सब कुछ, यानी कि इस लाइन पर ही दोनों के दोनों, यानी ये आपके पास एक हाइड्रोजन और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन करीब करीब आए हैं और करीब आने के बाद इन्होंने अपने S को S के साथ मिलाया है। कहां पर? न्यूक्लियर एक्सिस पर। और ये जो बॉन्ड बना है इसमें यकीनन एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आया होगा एक हाइड्रोजन से और दूसरी तरफ से दूसरा हाइड्रोजन आया होगा और दोनों हाइड्रोजन ने यहां पर शेयर किया होगा। लेकिन यही आपको बताना था कि ये थ्योरी शेयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करती, ये करती है ओवरलैप का इस्तेमाल। तो अब आपको ये दिमाग में जो पुराना टारगेट चल रहा है आपका कि भाई इलेक्ट्रॉन करीब आते तो शेयरिंग हो जाती है, वो हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है। ठीक है, बस उसको ज़हन में रखना कि यहाँ पर वो हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम कहते हैं 1s1, यानी इस s के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही था। ठीक है, इसको ऐसे मान लो। और दूसरे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, 1s1, यानी s दोनों तरफ हाफ फिल्ड है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ये हाफ फिल्ड है। तो अब ये दोबारा एक बात समझ लो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही इस थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड बनाने के अहल होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आए।
ये मैं आपको दरमियान में एक डायग्राम दिखाता हूं कि ये इस तरह से करीब आ गए, और करीब आने के बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पाए जाने का इम्कान है, वो सबसे ज्यादा जिस जगह पर होगा उस जगह को थोड़ा सा मोटा करके दिखा देंगे। बजाय इसके कि वहां इलेक्ट्रॉन दिखाएं, वहां पर हम ऐसे एक थोड़ा सा मोटा हिस्सा बना देंगे। तो ये बताएगा कि इस जगह पर ओवरलैपिंग हुई है और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मौजूद हैं वो इधर ही मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक शेप बनानी है। सिंपलेस्ट शेप है जो एस और एस की वजह से बनती है। और बाद में लिखता है ये किताब वाला कि ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बना रहे। कैसा मॉलिक्यूल नहीं बना रहे? जैसे कि हमने ऐसे करके बनाया था, ये देखो ऐसे करके, ठीक है, ऐसा नहीं बना रहे। ऐसा भी बन सकता है। कैसे, कब बनेगा? जब एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इस तरह से एटम्स जब आपस में करीब आते हैं तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ही बन सकता है और अनसिमेट्रिकल भी। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में ही करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद आगे चलो। अब वो कहता है एक और एग्जांपल देखो। एग्जांपल पहले हमने कौन सी ली है? हाइड्रोजन की। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, दैट इज HCl। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें ये होने वाला है कि थोड़ा सा आगे से पढ़ लो अगर पढ़ना चाहो तो। लिखता है half filled s orbital of both hydrogen atoms overlap to form a bond। वही जो मैंने आपको बताया, डायग्राम को देखो, दो एटम्स हैं, करीब आ रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसमें एटम्स की ओवरलैपिंग नहीं बतानी है आपने, एटम्स में मौजूद जो क्या है, s, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास पहले शेल में s है, दूसरे के पास भी s ही है। तो आपने सोचना है s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का दूसरे हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बनने वाला नया मॉलिक्यूल है वो H2 सिमेट्रिकल आपको नजर आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा जरा कई अल्फाजों फिक्रों में इसको कोशिश किया बताने की। ये आपको बता दूं, एटम में इस तरह से हम अगर देखना चाहें या मॉलिक्यूल को अगर पकड़ कर देखना चाहें तो हम ऐसे नजर नहीं आता। ये हमारे सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस हैं। देखो, एटम को कई थ्योरीज के हिसाब से कई तरीके से देखा जाता है। ठीक है, उसको एक ऐसी थ्योरी भी है, जब हम क्वांटम थ्योरीज की तरफ जाते हैं तो एटम को बजाय पार्टिकल के हम उसको वेव कंसीडर करते हैं। तो समझ लो एक वेव दूसरी वेव के साथ ऐसे मिली है, यानी एक वेव आ रही थी इस साइड से, दूसरी वेव भी इसके साइड से बेशक ले आओ, मतलब पीछे से ही ले आओ, इनको मिलाना मकसद है, या आगे से ले आओ, वो इस तरह से मिले कि उनके दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम बोल देते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई। यानी मैंने आपको एक और व्यू भी दिया है कि एटम को हम एज अ वेव भी तस्वर करते हैं। तो डिफरेंट थ्योरीज एटम्स को जिस तरह से डिस्क्राइब करती है तो हम उसको उसी तरह डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एटम को पकड़कर अगर आप देखना चाहोगे कि कहाँ मोटा हिस्सा है कहीं पतला, तो फिर आपको उस एटम या मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये चीजें नजर नहीं आने वाली। थ्योरीज कोशिश करती हैं कि ऐसे एक्सप्लेन करें चीजों को कि जिसको पढ़कर आसानी हो जाए, ठीक है, समझना आसान हो जाए, क्वेश्चंस के आंसर देने जो है ना वो हम इस काबिल हो जाएं कि क्वेश्चंस के आंसर दें ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी। और अब हम बात करेंगे एस और पी ओवरलैपिंग की, कि एस पी ओवरलैपिंग कैसे होगी। इसके लिए आपने ये वाली एग्जांपल कंसीडर करनी है। वो कैसे? आप सोचो कि ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में तो s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी s हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें पता चलता है कि क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस शेल को देखते हैं क्लोरीन के। हमने कई दफा इसको पहले देखा है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन चलो कोशिश करते हैं कि वो दोबारा आपको रिवाइज हो जाए। देखें, क्लोरीन के वैलेंस शेल की बात हो रही है बस। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे शेल में 3s2 3px 3py एंड 3pz इलेक्ट्रॉन फिल करें। 2 तो पहले हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब जो मैंने आपको यहां पर अहम बात बतानी है वो ये कि देखो, सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, और यही वीबीटी कहती है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब पेयर अप होगा तो तभी कोवलेंट बॉन्ड बन पाएगा। ठीक है जी।
तो ये हमने यहाँ पर सीखा। अगर कोई ये कहता है कि सर हम एक काम कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बजाय 2p के दिखाने पर 2p x में दिखा लें, 2p y में, हाँ ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखो मैं इसको खत्म करता हूं और ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से हम निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहीं रखते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां। अब आप देखो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो आपको 2px नजर आ रहा है। तो हमारी वो क्या करती है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए वो 3px 3py 3pz यानी x y z लिखने की बजाय वो लिख देती है कि 1 ऑफ 3p, यानी तीनों, मैं दोबारा लिखता हूं, थोड़ा सा इतिहास से देखो कैसे लिख रहा हूं। 1 ऑफ 3p ऑर्बिटल्स, तो क्या मतलब हुआ, 3p हैं आपके पास, उनमें से कोई सा एक, यानी चाहे 3px आप समझ लो, 3py 3pz, या आप पर डिपेंड करता है। तो पहला 3p वही होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली होगा, वो पहला 3p है, चाहे उसको आप 3px को 3py को 3pz को। ठीक है, फिलहाल मैं 3px के साथ चलता हूं क्योंकि आपने x एक्सिस को हमेशा ऐसे करके बनाया है। तो देखो भाई, ये हमारे पास x एक्सिस पर इसका नाम क्या है, 3p। किताब ने क्या लिखा है, 3p, 3px नहीं लिख देता, तो 3px भी है ये। अगर आपसे सोचो 3py तो वो भी है ये, 3pz भी है। फिलहाल आपको अगर मुश्किल हो रही है तो 3px समझ लो उसको। अब एक क्लोरीन से तो 3p ऑर्बिटल आएगा और हाइड्रोजन से दूसरा 1s ऑर्बिटल आएगा। अब 1s और 3p आपस में ओवरलैप करेंगे जैसे कि यहां पर दिखाया गया है। जब दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो फिर आप यहां देखो, ये जगह एक्चुअली वो है जो ओवरलैपिंग की है, और उसके बाद ये हिस्सा समझ लो क्या हो गया, मोटा हो गया है, ये हिस्सा बड़ा हो गया जिसमें 2 न्यूक्लियाई है, और एक हिस्सा छोटा हो गया है। बहरहाल बात इतनी सी है कि ओवरलैपिंग हो गई S और P के दरमियान। अब एक बात और जो कीमती है, अब आपको खुद समझ में आना चाहिए, क्या ऐसा नहीं हुआ, क्या हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के पास से गुजरने वाली लाइन जिसको हम न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, तो ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग हुई है, क्या ये न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं हुई? तो हम कहेंगे जी न्यूक्लियर एक्सिस पर हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो ओवरलैपिंग है इसका नाम लीनियर ओवरलैपिंग है, और जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब आपको सिग्मा बॉन्ड की 2 एग्जांपल आ गई, एक SS ओवरलैप के नतीजे में और एक sp ओवरलैप के नतीजे में। SS ओवरलैप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते हुए हुआ और sp ओवरलैप HCl मॉलिक्यूल बनते हुए हुआ। अब आते हैं एक और सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और इस दफा जो ओवरलैपिंग होगी वो आपको दिखाई जाएगी pp ओवरलैपिंग, यानी कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो pp ओवरलैप कर सकता है। अब समझा तो मैं आपको आया हूं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया क्लोरीन के बारे में, यही फ्लोरीन के बारे में, यही आयोडीन के बारे में है। क्या है जी इनके बारे में, वो ये कि इन तीनों के पास p में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, यानी एक p जो है वो हाफ फिल्ड होता है। तो अगर आप क्लोरीन और क्लोरीन एटम को करीब लाएं तो देखो क्या होने वाला है। ये आप समझो कि ये एक क्लोरीन का एटम है और ये क्लोरीन का दूसरा एटम है। जब ये दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो देखो भाई, ये एक क्लोरीन एटम और ये आपके पास दूसरा क्लोरीन एटम, ये दोनों के दरमियान में ओवरलैपिंग हो गई, यानी ये एक दूसरे के अंदर चले गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जो दरमियान वाला हिस्सा था, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको यहाँ पर मोटा करके दिखाया गया है ताकि ये पता चले कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इवन कि आप इन दोनों जगहों को, इसको और इसको, न्यूक्लियस भी मान सकते हो, जैसे आपको मैंने यहां पर दिखाया है। और फिर हमें ये बात नजर आ रही है कि न्यूक्लियर एक्सिस पर ही ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं दरमियान में, वो यहीं पर ही है, न्यूक्लियर एक्सिस पर ही है। तो इसलिए हम इस बॉन्ड को भी सिग्मा बॉन्ड मानेंगे। तो अब हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ी। पहली एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन की मिसाल ली, हाइड्रोजन एटम और एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हुई। इस तरह दूसरी एग्जाम्पल में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपस में मिलकर HCl बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये HCl की एग्जाम्पल है जिसमें sp ओवरलैपिंग है। और आखिर में
पी पी ओवरलैपिंग है दो क्लोरीन एटम के दरमियान, यही फ्लोरीन एटम्स के दरमियान होगी, यानी F2 मॉलिक्यूल एग्जांपल लेना चाहो, आयोडीन एग्जांपल देना चाहो, सबकी सेम है। तो यहाँ पर आपको जो यानी ये एक एटम और एक दूसरा एटम, इन दोनों के दरमियान में जो ये हिस्सा नजर आ रहा है, इसको शेयरिंग या शेयर्ड पेयर या ओवरलैप्ड पार्ट कहते हैं। इस ओवरलैप की वजह से क्या हुआ, एक नया मॉलिक्यूल बना, दैट इज कॉल्ड Cl2। ठीक है जी। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को समझाने के लिए हमने यहाँ पर पूरी एग्जांपल दे दी। तो अब 3 एग्जांपल आपने पढ़ी, H2, HCl, Cl2, ये किसकी हैं? ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। और अगर मैं इसको जरा आपको लिविस कॉन्सेप्ट के थ्रू या लिविस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाकर दिखाऊं, तो आप इसे कैसे लिखते? आप लिखते हाइड्रोजन को HH यानी H2, और इस तरह HCl को आप लिखते HCl, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हो, सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हो। इसी तरह अगर आप क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बात करो तो भी यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल में एक बात कॉमन है कि दो एटम के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना है और उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रीव्यू करवाता हूँ कि ये जब 3D में अगर आपसे देखेंगे मिलते हुए तो ये किस तरह से होंगे। देखो इसको, आप ये समझो कि ये आपके पास दो हाइड्रोजन एटम के S हैं। एक ये आपके पास है, इसको आप कह लो 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके पास दूसरा है। अब ये देखो, ये आपके पास आया, अब ये देखो एक दूसरे के अंदर चले गए। अब थ्योरी का वो पॉइंट देखो, अगर तो ओवरलैपिंग कम होती है, कम, इसका मतलब होता है कि एटम एक दूसरे से दूर है, न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, यानी कि वीक बॉन्डिंग है। और अगर ये एक और अंदर चला जाता है और भी, अब देखें ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो गई है। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत होगा। अब करीब कर देने के बाद हम कहेंगे कि इस वक्त चूंकि वो करीब रहने के काबिल हैं, इसलिए SS ओवरलैपिंग हो गई है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। पहले वो हाइड्रोजन एटम्स थे, अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। अब आते हैं PX की तरफ भी और देखते हैं कि वहां पर क्या होगा। अब देखो, ये आपके पास S और P है। ये जो स्फेरिकल है वो S है, और जो डम्बेल शेप में वो आपके पास, समझ लें इसको PX तस्वर कर लो, PY PZ। जब पहला P आएगा, चाहे वो PX होगा, PY होगा, PZ होगा, वो लीनियर ओवरलैपिंग ही करेगा। तो आप इसको PY समझ लो, PX समझ लो, PZ, या किताब के हिसाब से कह दो ये एक P है। और चूंकि अगर हम क्लोरीन पढ़ रहे हो तो फिर ये 3P होगा। अगर हम पढ़ रहे होते फ्लोरीन तो ये 2P होता। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। बहरहाल अब करते हैं ओवरलैपिंग। अब देखो, हम इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आपके पास ओवरलैपिंग हो गई S और P की। अब जो ये वाला हिस्सा होगा इसको जरा हम मोटा करके बना देंगे, मतलब ये दोनों हिस्से को जरा मोटा करके बना देंगे, और इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसको थोड़ा छोटा करके, यानी इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले सिखा दिया। अब आते हैं PX और PX की ओवरलैपिंग में। समझ में आ रहा होगा ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब आपको कोई ऐसा मुश्किल नहीं, क्योंकि जिस तरह समझाया जा रहा है इस तरह भी अगर समझ नहीं आएगा तो फिर किस तरह आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक 3D स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको यूं भी देखो तो ये देखो, इस तरह से भी आप देख सकते हो, पीछे से भी। ठीक है, आप इसको इस साइड से भी देख सकते हो। तो डिफरेंट तरीकों से आप इसे दिखाया जा सकता है इस चीज को। अब आते हैं PX और PX, या कह लो लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स। देखते हैं कैसे होती है। अब देखो, ये आपके पास उसी तरह से एक P ये रहा और दूसरा P ये रहा। अगर ये दोनों P एक दूसरे के करीब आएंगे तो जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी PP ऑर्बिटल। जैसे कि देखो मैं इसे करीब लेकर आ रहा हूं, तो देखो भाई अब ये ऐसे ओवरलैपिंग हो गई है। अब अगर आप गौर से देखो तो दरमियान वाला हिस्सा वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि एक एटम की दूसरे एटम के जब इलेक्ट्रॉन करीब आए हैं तो वो इस जगह में ज्यादा है। इसलिए हम हिस्से को थोड़ा सा मोटा बनाकर दिखा देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए कि ये वो हिस्सा है जिसने ओवरलैप किया है। अब चलते हैं अपने नोट्स पर। लिखता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है? In HCl, the electron cloud is more towards the chlorine। देखो थोड़ा सा सिमेट्री खत्म हुई है और क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ गया है। वो ये कहता है कि जब H और Cl के दरमियान बॉन्ड बनेगा
तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ खिंचाएगी, इसलिए क्लोरीन वाला पार्ट हमने कैसा बनाया है, हमने बनाया है बड़ा मोटा करके और H वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा कर दिया है, ताकि इस तरह से ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टूवर्ड्स द क्लोरीन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और फिर इसके बाद मजीद एक बात लिखता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खत्म हो गया, मेकिंग इट अ पोलर मॉलिक्यूल। और जब एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, पोलैरिटी तो आएगी। पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने एक पूरे लेक्चर में दिया है, पोलैरिटी, और मेरा नाम सर्च करें आप, इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो फिर आपको आता होगा, समझ आ गई होगी बात की। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, कहते हैं इन क्लोरीन बोथ एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो द बॉन्ड इज नॉन पोलर। जबकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो हमें ये वाला जो हिस्सा है ये अकेला अगर देखें तो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान शेयर्ड है। अगर आपको ये बात समझनी हो तो कुछ यूं देखो, तसव्वुर करो कि ये जो आपके पास पार्ट है इसको आप तकसीम कर दो आधा, ये देखो, तो ये जितना हिस्सा है उतना ही ये वाला हिस्सा है, तो सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल की वजह क्या है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और नॉन पोलर में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, वही पुराना कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया। अच्छा जी, अब है जी H2S मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की और ज्योमेट्री दिखाई जा रही है कि इसमें क्या होगा। देखो, अब तक जो आपने मॉलिक्यूल सीखे वो वाले मॉलिक्यूल्स कुछ यूं थे, उसमें था दो एटम्स HH HCl, फिर उसके बाद ClCl, यानी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो एटम्स ही आपस में मिले। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये थ्योरी सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस कर सकती है, तो उसने एक और एग्जांपल देकर ये बात साबित की है कि नहीं, ये थ्योरी कई जगहों पर काम करती है मुख्तलिफ तरीकों से। देखो, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में एक सल्फर है और दो हाइड्रोजन है, ये कैसे काम करेंगे? तो आप ये सोचो कि आपके पास है H2, पहले समझ लो बुक क्या कहती है, H2S इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर नहीं है ये, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये समझो एक तरह का लीनियर भी है, वो मैं समझाऊंगा कैसे, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। एटम जो आपस में शेयर हो रहे हैं वो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हो रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनने का यहाँ पर तस्करा होगा, लेकिन अब मॉलिक्यूल को पूरा देखेंगे तो उसमें चूंकि लॉन पेयर भी आ जाते हैं तो वो लीनियर नहीं रहेगा। अच्छा जी, वी शेप स्ट्रक्चर है वाटर के मॉलिक्यूल की तरह। फिर लिखता है सल्फर यूजेस इट्स 3py एंड 3pz, यानी 2p ऑर्बिटल को यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, 3py 3pz बुक ने लिखा है, ये भी ठीक है। अगर आप 3px 3py कहना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ईच विद द वन इलेक्ट्रॉन, भाई हमने अभी बोला कि ऑर्बिटल सिर्फ वही हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी वो हाफ फिल्ड होंगे। और टू ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बात थोड़ी सी अधूरी समझ में आई है, लेकिन अभी बात चलने लगेगी आगे तो पता चलेगा। देखो वो किस तरीके से, यहां पर मैं आपको पहले एक 3 डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको अभी के अभी समझ में आ जाए। तो ये देखो, अब ये जो आपके पास डायग्राम है, आप समझो कि ये आपके पास क्या है, सल्फर, ठीक है ना, यानी ये सल्फर की डायग्राम है। और जो ये आपके पास दो नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन और ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजन एक सल्फर के पास आएंगे। चंद बातें मैं जल्दी से कर देता हूं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि सल्फर के पास तीनों पी में से एक px कह लो, एक py, एक pz, नाम जो मर्जी दे लो, लेकिन परपेंडिकुलर रखो, डायग्राम कुछ ऐसे रखो जैसे ये मैंने बनाई है। ये देखो, ये आपके पास 3px 3py 3pz, चाहे आप इसको 3px समझ लो, ठीक है ना, ऊपर वाले को 3py या 3pz कह लो, और जो ये आपके पास रेड वाला है इसको आप जो रह गया वो कह लो। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 3 3p 3 तीन दफा 3p है। अगर आप पढ़ रहे होंगे सल्फर 3p आ जाएगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे सपोज कीजिए ऑक्सीजन तो 2p आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से, लेकिन इनकी तादाद जो है वो 3 है। इन तीनों में से सिर्फ दो के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है हम उन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को वो हाइड्रोजन देने लगे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। देखें किस तरीके से। अब आप तसव्वुर करो कि ये जा रहा है बिल्कुल लीनियर, सीधा सीधा होकर इसके साथ, समझ लें एक पी के साथ इसने ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है जी, लीनियर ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बना है। अच्छा, फिर इसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन के पास जाते हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन को यहां से ले आते हैं। अब देखो ये हाइड्रोजन यहां पर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, और ओवरलैप हो गया। अब इस ओवरलैपिंग के नतीजे में
हमारे पास जो टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आई है वो ऐसे करके ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये बेंट ज्योमेट्री है। अगर थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर दें तो जरा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, ये व्यू अच्छा है। इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है कि जो एक है ना, कौन सा वाला, रेड वाला, इसने कोई ओवरलैपिंग नहीं की है। क्यों ओवरलैपिंग क्यों नहीं की है? क्योंकि इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं था। दैट्स व्हाई इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन। जो आपके पास ये वाला एक ग्रीन वाला, यानी एक ऑर्बिटल ये और एक ब्लू वाला जो आपके पास मौजूद है, इसने ओवरलैपिंग की है। तो 2 3p हाफ फिल्ड है और 1 3p फुल फिल्ड है और वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा। तो बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है, देखो अब बॉन्ड तो वही सिग्मा है, लेकिन अगर पूरा मॉलिक्यूल देखो इस एंगल से, चलो देख लो, ये आपके पास समझ लो एक वी शेप बन गई है। इसको बेंड ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ज्योमेट्रीज भी समझ में आ रही हैं, बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है वो पता चल रहा है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड के बारे में तो वो पता भी चल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में सिखाता हूं जो आपने वहां बुक में देखा है और साथ एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ऐसी डायग्राम तो आप नहीं बना पाओगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मोहतात होकर देखो तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड हो जाता है। ये जो इस तरह समझाने का तरीका है ये क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वहां पर हमारे पास 3D डायग्राम्स नहीं हम बना सकते, 2D बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में पेपर होगा, उसमें 2D बनानी होंगी, तो वही 2D डायग्राम जो 3D जैसी दिखेंगी वो आपको कैसे बनानी है वो आपको बुक में बनी हुई नजर आ रही है, और थोड़ा सा मैं भी आपके लिए हेल्प कर देता हूं। तो ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वही हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s1, दोनों हाइड्रोजन की सेम होगी इसलिए एक हाइड्रोजन ही दिखाया है। अब यहां पर करो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। जो यहां तक है ये तो थी किसकी, नियॉन की, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आगे 3s2 और 3p4। अब 3p4 को गौर से देखो, इन 4 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां है, एक p में है, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मजीद है जो कि हाफ फिल्ड है। जैसे अगर आप अपने लिए सोचना चाहो तो आप सोचो कि आपके पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये तीसरा और ये चौथा। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपको दिखाए हैं, जिनमें से अगर आप इसको मान लो 3px 3py और 3pz। मैंने कैसे लिख के दिया, मैंने आपको सिखाया था ऐसे कि तो 2 है ना, 2 3p वो क्या है, हाफ फिल्ड। देखो ये भी हाफ फिल्ड और ये भी हाफ फिल्ड। और जो 1 है ना, ONE1 3p, वो आपके पास क्या है, फुल फिल्ड है। तो जो फुल फिल्ड है वो तो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा। जैसे वो आपको यहां पर कैसे दिख रहा है, देखो बुक की जरा या कह लें कि असल में स्कीम ऐसे ही होती है, कलर स्कीम। तो मैं जरा आसानी के लिए समझाता हूं आपको। समझ लो इस एक ऑर्बिटल का नाम हमने रख दिया 2p अपना 3p है सल्फर के लिए। तो ये हो गया जी 3p, x कह लो y कह लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 3p लिखा है तो हम 3p लिख रहे हैं। अगर आप 3p कहना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसको कह लो y, तो ये 3py हो गया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक और तस्वर करो, ये जो हिस्सा है ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब पहले वाले से जो कि हाफ फिल्ड था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का, और इसी के ही दूसरी जानिब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन का हो गया। तो आपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने, लेकिन ओवरलैपिंग है इस जगह पर, बस ये बताना कि ओवरलैप हो गया है। अब आ गया आखिरी वाला, ये जो आखिरी वाला है ना, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा। तो यही आपको वहां पे मैंने 3 डायग्राम में सिखाया था कि 2 हिस्सा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और एक हिस्सा नहीं लेगा बॉन्ड बनाने में क्योंकि वो फुल फिल्ड है। और जो हाइड्रोजन जहां पर आए हैं ये भी आपके पास अगर देखा जाए तो लीनियर ओवरलैपिंग थी, ये भी आपके पास एक लीनियर ओवरलैपिंग थी। लेकिन इन दोनों के नतीजे में जो आपके पास एक नई ज्योमेट्री बनी वो कैसी है, वो बेंड ज्योमेट्री है, और इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक एंगल भी है, ठीक है। इसके लिए अब आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ना बनाना चाहें तो आपको एक डायग्राम और बताते हैं जो कि किताब ने ऐसे करके बनाई है, ठीक है।
या ऐसे करके ही आप बना लो और इसमें दिखाओ कि जो एंगल है वो 92 डिग्री का है क्योंकि लोन पेयर वहां पर मौजूद होंगे। तो ये आपने लिखना है कि बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्रीज and the molecule looks like that in which two lone pairs are there। कहेंगे सर दो लोन पेयर कौन से हैं? देखो भाई वैलेंस शेल में एक लोन पेयर 3s की वजह से है और एक लोन पेयर 3p की वजह से है। तो दो लोन पेयर जैसे पानी में हमने पढ़ा था और हाइड्रोजन भी यहाँ पर मौजूद है। लो भाई काम कर दिया हमने बहुत ही आसान। इसी चीज को लिखा हुआ भी है मैंने, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ लो। ठीक है, समझा मैंने काफी सारा दिया है तो इसलिए अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट बात की तरफ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। यानी अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए थोड़ा सा पहले आप जरा एक काम करो, ये वाले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखो। इसमें बुक ने क्या किया है, इसमें बुक ने वो ही काम किया जो मैंने पहले आपको समझाया था। आप तसव्वुर कर लो कि ये मेरे पास एक एटम है और ये जो हमारे पास है ये दूसरा एटम है। ठीक है, अब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो पहले कौन सा ओवरलैप होगा? लीनियर ओवरलैप होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये पी एक्स के दरमियान होगा ऐसे समझ लो, या यूं कह लो वन ऑफ थ्री पी, तीनों में से एक पी जब भी पहले जुड़ेगा वो हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। अब सोचो कि ओवरलैपिंग हो गई, अब मजीद ओवरलैपिंग हो रही है, एटम और करीब आ रहे हैं। ठीक है, करीब आने पर क्या होगा? अब जो ये दो रह गए हैं ये भी आपस में मिलेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग से? बताया था शुरू में, पैरेलल ओवरलैपिंग से। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे तो सबर ऐसे कर लो कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना और फिर इस एक और इस एक के आपस में करीब आने के नतीजे में क्या होगा? एक नया बॉन्ड बनेगा जिसका नाम पाई बॉन्ड है। अब जब हम इनको मिक्स कर देंगे, जैसे मैंने अभी करीब करके दिखाया, मार्कर जब करीब आ रहा था तो फिर हम उसको करीब कैसे लाके दिखा सकते थे? ठीक है, अगर उसको नहीं, उसको अगर हम करीब ज्यादा ले आते हैं तो दरमियान में क्या हुआ पता नहीं लगता है। तो डायग्राम को जरा नीट बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए ऐसे दिखाया जाता है कि भाई आपको सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लगानी है कि भाई इन दोनों लूप्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो गई और इस तरह से ये वाली लाइन ये शो कर रही है कि ऊपर वाले लूप्स के दरमियान भी ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन याद रहे कि ये दो पाई बॉन्ड नहीं, किताब यहाँ लिखती है पाई बॉन्ड और यहाँ भी लिखती है पाई बॉन्ड, तो आपने ये नहीं कहना दो पाई बॉन्ड बन गए, नहीं, पाई बॉन्ड एक ही बना है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग जो वन टाइम हुई है, वन टाइम ओवरलैपिंग वन बॉन्ड जनरेट करती है। लेकिन बस उसे दिखाया यूं जाता है कि भाई देखो ऊपर नीचे की, यानी ऊपर ये जो पाई बॉन्ड लिखा है और नीचे के वजह से पाई बॉन्ड बना है। तो दो पाई बॉन्ड नहीं बना, पाई बॉन्ड है एक ही, एक ओवरलैपिंग एक पाई बॉन्ड बनाती है। अच्छा, अगर मैं एक और भी काम करूं, वो काम क्या है? वो ये है कि अगर मैं ये चीज दोबारा लेकर आऊं, ठीक है, ये आपके पास हो गया पी एक्स पी वाई और हम इसमें पी जी भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेशक आप जिस मर्जी का नाम जो रख लो, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से ये आपके पास एक और भी एटम है। अब दोनों एटम करीब आएंगे तो पहले कौन सी ओवरलैपिंग होगी? लीनियर। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बन गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा? दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पैरेलल। और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। अच्छा, और आखिरी वाली बात आ गई, और ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब चाहे आप इस तरह की ओवरलैपिंग देख लो, ऐसे देख लो, दोनों टाइप सेम है, लेकिन हाँ एक अगर पी वाई कर रहा है, दूसरा पीजी कर रहा है, मतलब दिखाने में जरा आसानी ऐसे हो जाती है। इसको अगर 3D में देखो तो कैसे नजर आएगा, ये देखो, ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3px 3py 3pz भी है। ठीक है, इसकी लेबलिंग पे ना जाना, ये लेबलिंग मतलब आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो देखो इस तरह से आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं। अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स को हम करीब लेकर आएंगे तो खुद सोचो पहले कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पहले इस जगह पर ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर ग्रीन और रेड आपस में एक साथ मिलेंगे, मतलब मार्कर से शायद नजर आ रहा हो कि एक एक करके मिलेंगे, नहीं। तो देखो आप, ये जो आपके पास रेड कलर का और ये जो आपके पास रेड कलर का ऑर्बिटल है, इस तरह जो ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है ये वाला, और इस तरह ये वाला जो ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है, ये जब करीब आएंगे तो देखो एक साथ ओवरलैप करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे। अगर हम इसको देखो करें ओवरलैप तो कौन सा हो गया? लीनियर ओवरलैप। कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। अब ये और करीब जा रहे हैं। अब अगर हम इसको यूं करके दिखाएंगे ना तो दोनों शक्लें एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगी, तो हम इस तरह से नहीं दिखाते। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जरा इसको यहां करीब करके दिखाता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए
कि देखो ये किस तरह से हो गया होगा। दरमियान का हिस्सा बेशक नजर नहीं आ रहा, मतलब इस जगह का हिस्सा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पी वाई को देखो, ये पी वाई ने फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन कलर का है ये पी वाई है, या इसको पी जी तस्वर कर लो। ये दोनों आपस में कैसे मिले हुए हैं? लीनियर ओवरलैप के जरिए नहीं, बल्कि पैरेलल ओवरलैप से। इसी तरह से अगर आप रेड कलर को देखो तो वो भी इस तरह से मिल रहे हैं आपस के अंदर, ठीक है। तो मुख्तलिफ एंगल से दिखा रहा हूं, लेकिन इस तरह दिखाने पर हम बुक के अंदर ज्योमेट्री को अच्छा नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए इसको हम अलहदा कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम तस्वर करते हैं कि यहाँ इसको पहले मिला लो और फिर उसके बाद ये वाला जो आपके पास एक पार्ट है इसको और इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, आपस में लाइन के जरिए से मिला देंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से याद रखो जो रेड वाले हैं उनको भी ऐसे ही मिलाएंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको आगे वाला हिस्सा तो नजर आएगा, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा है वो वाला नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम दिखाएंगे इंशाल्लाह, आगे जाके आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, वहां पर ही बताएंगे। तो ये अब आपको थोड़ा सा 3 डायग्राम में समझ में आया, ठीक है जी। चलते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ। तो इसके अंदर आपको अब वो बिल्कुल सिंपल डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है जी। तो इसमें एक बल्कि तीसरा जो पी है वो भी मिस है, तो मैंने आपको तीसरा भी दिखाया था। तीसरा पी अगर हमने बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? देखो इस तरीके से, ये पीछे से आ रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। इसको अगर शेड करना चाहें तो हम शेड भी कर देते हैं, यानी ये वाला पिछला हिस्सा होगा और ये वाला अगला हिस्सा होगा, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन के अंदर यहां भी आपको पीजी बनाना होगा। पीछे वाला चूंकि पीछे है छोटा नजर आएगा और अधूरा नजर आएगा, और अगला वाला जो उसका लूप होगा वो आपको पूरा नजर आएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैं फिलहाल इसको हल्का सा बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए, मैच करने के लिए। अब देखो आपको कहे सर आपने कहा था चलो पी एक्स मिल गया, पी वाई भी मिल गया, बुक के हिसाब से पीजी मिलेगा तो कैसे दिखाना है? तो बस आपने ऐसे करके दिखाना है कि पीछे से एक लाइन दिखानी है और यहां आकर मिला देनी है, और इस तरह से एक आगे लाइन बनानी है। ऐसे कितनी ओवरलैपिंग हो गई? पहली पीएक्स की ओवरलैपिंग, सिंगल ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बना। तो हम यहां पर लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, और फिर ओवरलैपिंग हुई कौन सी वाली? इस तरह से। ये कौन सी कहलाई? पी, आप से कह लो पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या बॉन्ड बना? पाई बॉन्ड बना, समझ लो ये वो पाई बॉन्ड बन गया। और एक ऐसे हुई, वो पीछे से हुई ऐसे करके, ठीक है। जिसका अगला हिस्सा तो आपको नजर आ रहा है अच्छे तरीके से, जैसे ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन हमने कोशिश की है यहाँ पर 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर 3 डायग्राम बनाने की। तो ये आपको ये पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा है और ये भी पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये भी आपस में मिल जाएंगे, लेकिन मिलाकर नहीं दिखाने, वरना सारी ओवरलैप हो जाएगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह की डायग्राम दिखानी। अच्छा, ये डायग्राम आप किसके लिए बना सकते हो? जिसके पास तीसरा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो नाइट्रोजन है। यानी अगर ये हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तस्वर करें तो नाइट्रोजन में 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, 2pz में भी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से ये समझ लो बिल्कुल डायग्राम किसकी बन गई? नाइट्रोजन की बन गई, क्योंकि इसके अंदर कितनी ओवरलैपिंग हुई है? 3। अच्छा बहरहाल अब हम आते हैं वापस अपनी बुक के हिसाब से। बुक तो हमें ये वाली डायग्राम सिखा रही है, इसको मैं रेस कर देता हूं, ठीक है जी। अब चलते हैं मजीद किताब की तरफ। किताब क्या कहना चाहती है? अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल, पैरेलल भी बोलते हैं, साइड बाय साइड भी बोलते हैं, साइड बाय साइड अप्रोच भी बोलते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, तो कुछ भी कह लो। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल और साइडवेज ओवरलैप ऑफ, कौन करेगा? ये पी ऑर्बिटल करेंगे। और कैसे करेंगे? अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर लाइन, जो न्यूक्लियर लाइन या न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा। क्या मतलब सर, समझ तो नई बात आ गई? देखो कोई नई बात नहीं है। देखो पहले हम ये कह रहे थे कि आप एक लाइन ले लो ऐसे करके। अब इस लाइन में ऐसी क्या खास बात है? इस लाइन में खास बात यह है कि ये क्या है आपके पास? न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से गुजर रही है। और ये क्या है? ये भी आपके पास एक न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियर एक्सिस पर मौजूद थी, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती थी तो हम कहते थे सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये न्यूक्लियर एक्सिस पर हुई है। अब यही न्यूक्लियर एक्सिस तो यही रहेगा, मतलब अगर मैं कहूं कि एक्सिस कहां है तो एक्सिस तो यही है। लेकिन अब आप देखो ओवरलैपिंग कहां हो रही है? ओवरलैपिंग ऊपर और नीचे, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस। तो यही किताब ने बात कही कि ये जो आपके पास है पाई बॉन्ड, वो कैसे बनता है? वो कहता है पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है
जो कि अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। अब आपको समझ में आया ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, फिर उसके बाद लिखता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कैसे करना है। समझ तो आपको अब आ गई है, लेकिन चलें बुक के हिसाब से समझते हैं। ईच ऑक्सीजन एटम हैज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, दो पी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2p y और 2pz को मान लो, 2px और 2py को मान लो, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, दो पी ले रहे हैं जिनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है, इन परपेंडिकुलर टू पी ऑर्बिटल्स, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैंने कई बार भी बात समझाई आपको कि इसको आपने x कहना है तो आप x कह लो, इसका नाम y है तो y रख लो, आपकी मर्जी है ऐसे रख लो इनको, आपकी मर्जी है ऐसे रख लो इनको। यानी इसका मतलब ये कहने का है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, जैसे मर्जी रख लो, ऐसे रख लो, बेशक कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हर तरीके से रखो। देखो ना, अगर ये आपका सर है और ये आपका पैर है, ठीक है, अगर आप यूं खो जाएंगे तो सर ऊपर और पैर नीचे हो जाएंगे, लेकिन आप ही रहेंगे। अगर यूं कर दें तो अभी भी आप ही रहेंगे। मतलब अगर इसका नाम आपने px रखा है तो चाहे आप इसे यूं देखो तो भी px है, आप इसे यूं देखो तो भी px है, आप इसे यूं करके देखो तो भी ये px ही रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है एक्सिस का, लेकिन कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो फिर टीचर क्या कहते हैं, फिक्स कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ये आपके पास एक अगर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये z एक्सिस है। इस तरह कर कर आपको दिखा दिया जाता है ताकि आपकी समझ आसानी से आ जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं मजीद आगे, पॉइंट्स पढ़ते हैं। px ऑर्बिटल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। देखो, जब पहली ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब py ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, जो साइड बाय साइड होगी, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दस अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन एटम। तो दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान दो बॉन्ड बनेंगे, एक सिंगल जिसको हम कहते हैं सिग्मा और दूसरे को कहते हैं पाई, और दोनों बॉन्ड को मिलाकर कहते हैं डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो वो भी यही लिखता है कि वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड इज देयर। फिर ये डायग्राम आपने जरूर बनानी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और ये है जी वो टेबल जिसमें मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, यानी इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। अगर आपको पता करना है सिग्मा बॉन्ड के बारे में और आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में सारी मालूमात लिख देते हो तो ये सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन बन जाएगी, और दोनों को मिला के लिख देते हो तो ये क्या बन जाएंगे, आपके पास कंपैरिजन आ जाएगा। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बताता हूं किस तरीके से। देखो, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसा है, कहता है हेड ऑन अप्रोच से बनता है, सीधा सीधा जुड़ना चाहता है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्यों, क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, देखो इधर न्यूक्लियस दरमियान में इलेक्ट्रॉन, तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, हरकत करने वाले होते हैं। तो बात यह है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता जितना कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यस, ठीक है। और रोटेशन इज पॉसिबल। रोटेशन इज पॉसिबल का मतलब ये है कि आप सोचो कि आपके पास एक एटम है, मैं आपको दिखाता हूं। आप तसव्वुर करो कि ये मैं आपको एक मॉलिक्यूल बनाकर दिखाता हूं। ये आपके पास एक दो बॉन्ड यानी दो एटम जुड़ गए सिंगल बॉन्ड से। अब सिंगल बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल है, यस। अभी आपको शायद रोटेशन इतनी अच्छी समझ ना आएगी, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझाता हूं थोड़ा सा। अब मैं इसके पास कुछ मजीद एटम लगाता हूं। ये देखो, ये आपके पास एक एटम लग गया और ये दूसरा, ये सिस और ट्रांस आपने सीखा था, और इधर भी मैं कुछ लगा देता हूं। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, सिग्मा बॉन्ड। ये है सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूं तो रोटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि हाँ, सिग्मा बॉन्ड के गिर्द रोटेशन पॉसिबल है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। वो कहता है कि कब बनता है, ये हमेशा पहले नंबर पे बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है, उसके बाद पैरेलल ओवरलैपिंग हो सकती है, हमेशा पहले होती सिग्मा बॉन्ड की। यानी कि अगर आपने ऐसे समझा हुआ है, इसका नाम x है माना हुआ है, इसका नाम y और इनका नाम z, तो x करीब आएंगे तो क्या होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, आप ये ऐसे घुमा लेते हैं इसको, ठीक है ना। अब जब आपके पास आएगा
फिर भी लीनियर ओवरलैपिंग पहले होगी। जब लीनियर ओवरलैपिंग पहले होगी तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी तरफ आ रहे हो, ये आपको समझ में आ गया था, ये साइडवेज ओवरलैपिंग है, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, पोजीशन इसकी ऐसे होती है, बॉन्ड वीकर होता है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रोटेट नहीं कर सकता। देखो इसको भी सिखाता हूं मैं आप, ये देखो अब ये जो आपके पास बना है ना, ये आपके पास एक डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड है दो एटम के दरमियान। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मजीद एटम लगाता हूं, ये देखो ये आपके पास पूरा मॉलिक्यूल बन गया। अब मैं इसे रोटेट करना चाहूं तो रोटेट नहीं होगा, डबल बॉन्ड की वजह से रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड रोटेशन को रोक देता है। ये बड़ा अहम सवाल है, पिछले ये बुक के अंदर एक अहम सवाल था, सेकंड ईयर का क्वेश्चन था रोटेशन का, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर भी आए। तो फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड इन अ मल्टीपल बॉन्ड, हमेशा जब दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड दूसरे नंबर पे बनेगा, पहले नंबर पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। अब आपको ये जो सारा मैंने बताया है ये सारा का सारा, ठीक है ना, ये अगर आप लिखना चाहो तो आपने क्या करना है, नोटबुक में दरमियान में एक लाइन लगानी है और ये जो आपके पास होंगे ये सब हेडिंग होगी, हर हेडिंग के अंदर आपने उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिख देनी है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है जी। और अगर जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर आप एस सच, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, फिर आपने क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, फिर आपने हर एक क्वेश्चन को एज अ हेडिंग लेना है और हेडिंग को तो हेडिंग लेना ही है और सारा लिखने की कोशिश करनी है। तो आज हमने एस एस ओवरलैप, ठीक है ना, मैं दोबारा समझाता हूं, ये एस एस ओवरलैप पढ़ा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली, sp ओवरलैप पढ़ा, HCl की मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली और pp ओवरलैप पढ़ा, Cl2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली। असल में एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। फिर एक एग्जांपल हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की ली है, जिसमें दो हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ मिल जाते हैं एक सल्फर के साथ। आप ये सादा डायग्राम बनाओ, ये भी काफी है। और आखिरी एग्जांपल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ली है, जिसमें pp है ओवरलैपिंग, लेकिन ये दूसरे नंबर की पीपी है। पहले पीपी तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरे पीपी की ओवरलैपिंग हमेशा पाई बॉन्ड बनेगी। तो यहां पर उसने दूसरा पी, यानी पहला पी तो ब्लू में नजर आ रहा है लेकिन दूसरा पी ग्रीन में नजर आ रहा है, तो ग्रीन की ओवरलैपिंग दिखाई और ये बताया कि कैसे ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ एक नहीं दो बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताते ये थ्योरी, यही थ्योरी तो इंपॉर्टेंट थी कि भाई ये थ्योरी वेस्पर थ्योरी से सुपीरियर इसलिए हुई कि ये एक कदम आगे है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई अगर फिर भी सवाल है तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में राइट किया करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें।